आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में आज हमारा 9th लेक्चर है जहां पे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आर्टिकल, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR कहूंगा मैं यहां से इसको। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की बॉडी जो है, इसका काम यह होता है कि अगर ह्यूमन के अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी प्रकार का, जैसा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तब ये बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। ये बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेगी वो कंट्री के ऊपर, वो लोग के ऊपर, वो रीजन के ऊपर। नाउ रिसेंटली इशू ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है। सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। इशू क्या था? इशू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हुआ था, CAA। मैं बता दूं आपको, CAA का विरोध ना कि इंडिया लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ है। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, बॉडीज एक्टिवेट हो गई थी कि CAA को लेकर, क्योंकि इसके प्रोविजंस कुछ इस तरह से ही है। दुनिया के, इंडिया के 6 मजहब के मानने वाले, जैसा कि हिंदूस, क्रिश्चियंस, बुद्ध, जैन, पारसीस एंड सिख, ये 6 मजहबी मानने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से इंडिया में लाने का फैसला किया गया, ना कि लाए बल्कि सिटीजनशिप भी देने का फैसला किया है। रीजन ये था कि ये बताया गवर्नमेंट ने कि इन लोगों के पास परसिक्यूशन हो रहा है, ये लोग को, जो कि ये माइनॉरिटीज में, ये देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, इसलिए इन लोगों के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, तो इंडिया को लेकर जाए। ह्यूमन राइट्स बॉडी का क्वेश्चन ये था, व्हाई नॉट मुस्लिम्स? इनफैक्ट पूरे इंडिया का यही क्वेश्चन था कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं आप ये लिस्ट में। ओके, ये चीजें हैं। बेसिकली आपको तो पता ही है, इंडिया इज सवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। ये ऐसी कंट्री है, सवरीन कंट्री है, जहां पे कोई लोग, दूसरे लोग इंडिया के पॉलिसीज में, इंडिया के लॉज में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। नो, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास क्या इतनी अथॉरिटी के इंडिया के जाती मामले में इंटरफियर करे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात जान लो आप, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं काम करने वाले। अगर ये लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इनका कुछ वेटेज भी होगा ये पिटीशन का। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स है, 2013 के रूल्स। ये रूल्स ये बताते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई ओपिनियन लिया जाए लीगल एक्सपर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट वो एक्सपर्ट्स को बुला सकती है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को एमिकस जैसा, यानी फ्रेंड के तौर पे कोई भी ओपिनियन दे सकता है, कोई बॉडी ओपिनियन दे सकती है। यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स का यही मानना था कि हमें दोस्त जैसा सुन लिया जाए, ये इश्यू के ऊपर, CAA इश्यू के ऊपर दोस्त जैसा हमारे से राय लिया जाए। तो यही वजह थी कि ये बॉडी, ह्यूमन राइट्स वाली बॉडी, सुप्रीम कोर्ट मूव हुई थी। तो बेसिकली हमें यह जानना इंपॉर्टेंट हो गया कि ये बॉडी है क्या और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ह्यूमन राइट्स बॉडी जो है, ये, इसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस भी बोला जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटेरिएट के तहत काम करती है यूनाइटेड नेशंस में। आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स है, जिसमें से एक ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के डिपार्टमेंट में ये बॉडी काम करती है। ये बॉडी का काम होता है कि किस तरह से हम प्रमोट कर सकें ह्यूमन राइट्स के बारे में, लोगों को किस तरह से अवेयरनेस दिला सकें, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो ह्यूमन राइट्स को। ये बॉडी के मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये बॉडी जो है वो गारंटी करती है इंटरनेशनल लॉ एंड स्टिपुलेटेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 में जितने भी लॉस हैं वो सब गारंटी दी जाती है ये बॉडी के अंतर्गत। ये बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1993 में। ये 1993 में जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी ह्यूमन राइट्स की, तभी इन लोगों ने डिसाइड किया था कि एक बॉडी क्रिएट किया जाएगा जिसका काम होगा ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन। सिमिलरली इन दैट इवनिंग ओनली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में ये बॉडी को इस्टेब्लिश कर दिया था। और ये बॉडी, ये ऑफिस को हेड किया जाता है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा।
ये हाई कमिश्नर कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, एक्टिविटीज हो रहे हैं बाय द एक्टिविस्ट, ये सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है हाई कमिश्नर के द्वारा। और ये हाई ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, ह्यूमन राइट काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि प्रोमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। ये काउंसिल 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट ने मिलकर बनाई थी, और 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट इलेक्ट किया जाते हैं हर 3 साल में एक बार बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आई रिपीट, ये काउंसिल 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट से बनी हुई है। बनाए तो यूएनजीए ने था और 1993 के कॉन्फ्रेंस में, लेकिन 47 लोग इसमें मेंबर्स हैं, 47 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर। और ये हर साल ये लोग अपॉइंटमेंट होते हैं, मतलब 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार ये लोग का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और एक 3 कंट्रीज ABC एक बार अपॉइंट हो गए तो सेकंड भी चांस मिलता है लोगों को, 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ दैट। ठीक है, फिर 3 साल मिलता है लोगों को मौका, 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब एज अ मेंबर वहां पे रह सकते हैं ये काउंसिल में। ह्यूमन राइट काउंसिल ये अभी कह रहे हैं इसको, ये बेसिकली रिप्लेस की थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको रिप्लेस करके अब जो बॉडी है ह्यूमन राइट काउंसिल है। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड सिटीज समिट। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट समिट अगर पोस्टपोन हो रही तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वही हम देखते हैं क्यों पोस्टपोन हुई। पोस्टपोन इसलिए हुई क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा था, वही कोरोना वायरस का डर था कि हमें पोस्टपोन करना पड़ा वर्ल्ड सिटीज समिट। वर्ल्ड सिटीज समिट एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट लीडर्स को और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कि ये लोग अपना अपना ओपिनियन रखे, क्योंकि हमें सिटीज के स्मार्टनेस के लिए स्मार्ट सिटी किस तरह से बनाए, ग्रीन सिटीज किस तरह से बनाए, और टाउन प्लानिंग किस तरह से करें ये सिटीज की, इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेने के लिए ये समिट्स होती है। ये समिट पहली मर्तबा हेल्ड की गई थी 2008 में, और ये बाइएनियल कॉन्फ्रेंस है, यानी बाइएनियल समिट है। ये 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, 2 साल में एक बार होती है। और ये समिट के साथ साथ क्लीन एनवायरनमेंट समिट भी होती है और इंटरनेशनल वाटर वीक भी होता है, साथ ही साथ होता है। ये समिट जो 2020 में होने वाली थी ये साल, वो सिंगापुर में होने वाली थी, लेकिन अभी पोस्टपोन करके जून 20 2021 में होगी। ये थीम 2 साल पहले ही डिसाइड हो गया था। बेसिकली ये थीम था 2020 का लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड। ओके, ये सारी चीजें थे। ये बेसिकली ये समिट का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है और ये प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कुर्ज़ाबित स्कीम। कुर्ज़ाबित का मीनिंग क्या है ये देख लें आप। कुर्ज़ाबित एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शॉर्ट वर्क। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जर्मनी ने ये क्या है कि कुर्ज़ाबित स्कीम को लागू कर दिया है। कुर्ज़ाबित स्कीम फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट की गई थी 2008-9 में। 2008-9 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस से उलझ रहा था पूरा वर्ल्ड, तब ये स्कीम चलाई गई थी। ये स्कीम चलाने से हुआ ये, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम होल्ड कर सके 7.5% के करीब। अब जानते हैं ये स्कीम है क्या। ये स्कीम बेसिकली मान के चले एक कंपनी है एक्स करके, और यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, 8 आवर्स। अब रिसेशन के टाइम पे एक्स कंपनी ये लोग को पेमेंट कैसा प्रोवाइड करेगी? नहीं प्रोवाइड कर सकती है। तो ये एक्स कंपनी ये करेगी, 10 में से 8 लोगों को रिमूव कर देगी, बचे कितने? 2 लोग। 2 लोग का फुल टाइम पेमेंट किया जाएगा 8 आवर्स के बेसिस पर। लेकिन कुर्ज़ाबित स्कीम ये बता रही है, ठीक है देखो आप एक्स कंपनी, आप है ना 10 लोगों को काम पे रखना, लेकिन 8 घंटे के बदले 4 घंटे का पेमेंट करना, और जो रिमेनिंग 4 घंटे है उसका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी, यानी जर्मनी करेगी। ये बेसिकली ये मतलब है कुर्ज़ाबित स्कीम का। ये कुर्ज़ाबित स्कीम को
2008 में इंप्लीमेंट किया गया था इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तभी इसका आइडिया आया था। इसका आइडिया तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में ही आया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में इसका आइडिया आया था और 2008 में इम्प्लीमेंट किए। शायद अब कोरोना वायरस के चलते हमें फिर से ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी। ये स्कीम वर्क कैसा करती है, मैंने अभी समझा दिया आपको। ये जितने भी लॉस इनकम होगी एम्प्लॉयज की, वो सबको कंपनसेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स लेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडिया सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में इंडिया की रैंक आई है 27th। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स निकलता है और 2020 में जो इंडेक्स निकला है इंडिया की रैंक है 27th। सॉफ्ट पावर जितने भी नेबर्स है हम उन लोग को एड प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं कि इनका अगर बुरा वक्त चलो या नहीं चलो हम उन लोगों को देते रहते हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते रहते हैं। क्योंकि जब इंडिया को नीड होगी लोग की, इंडिया जब हेल्प मानेगा, ये लोग नहीं ना कर सकेंगे, नहीं करके नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली इंडिया की मदद करेंगे ये लोग। ये मकसद था इंडिया का। इसलिए इंडिया को एशिया में बड़ा भाई जैसा माना जाता है। ये छोटे कंट्री जितने भी बड़े भाई मानती हैं, क्योंकि इंडिया रोल ही प्ले ऐसा करता है। यही इंडिया की सॉफ्ट पावर। पहले एक जमाना वो था जहां पे लोग मतलब कंट्रीज बॉर्डर्स पे लड़ते थे, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लड़ते थे, वेपन से लड़ते थे। लेकिन ये जमाना कुछ और है। ये जमाना कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना है। अशोका अशोका में क्या हुआ था, अशोका के जितने नेबरिंग किंगडम थे जैसा कि चोला, चेरा, पांड्या, ये लोग को अशोका ने पॉलिटिकली कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, वार के जरिए कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, युद्ध नहीं लड़ा किसी से भी, कल्चरली कॉन्क्वेस्ट कर दिए थे ये। धम्मा घोषा की तरफ बढ़े थे अशोका, और धम्मा घोषा की तरफ बढ़े थे भेरी घोषा, यानी जो वार टेक्नोलॉजीज थे, वार टेक्निक्स थे, उसको अबैंडन कर दिया था। तो ये सॉफ्ट पावर के जितने भी डायमेंशन है वो 3 रिसोर्सेज पे प्लेस होते हैं। एक तो कल्चरल है, सेकंड पॉलिटिकल है, थर्ड है फॉरेन। कल्चरल, ये हम बताएं कि हम उस जमाने में एंशिएंट टाइम्स में कितना कल्चरली कनेक्टेड थे। अशोका ने श्रीलंका को अपने बेटे को भेजा, बेटी को भी भेजा कि बुद्धिज्म को पढ़ाया जा सके, बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो ये कल्चरली कनेक्टेड हो गया। चाइना के ट्रैवलर्स इंडिया आते थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे ये लोग बैठते थे, जैसा कि फाहिन, हुआनसैंग, इटसिंग, ये सब लोग। तो हम चाइना से भी यही बता रहे हैं कि कल्चरली हम एक दूसरे से बहुत करीब है। इसलिए तो चाइनीज बुद्धिस्ट धर्म अपना हुआ है। लेकिन बुद्धिस्ट धर्म का बर्थ हुआ था इंडिया में, नेपाल में। म्यांमार ले लें आप, म्यांमार में भी सबसे ज्यादा मेजोरिटी बुद्धिज्म की है। तो इस तरह से कल्चरली कॉन्क्वेस्ट करना है। पॉलिटिकली कॉन्क्वेस्ट के अगर इस तरह के मौके आ गए कि कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, जैसा कि बांग्लादेश में एक्स गवर्नमेंट है और ये बीजेपी हमारे पास गवर्नमेंट है, ये एक्स गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, ये पॉलिटिकली सपोर्ट है। ओके, फॉरेन पॉलिसीज जैसे भी बन रहे हैं, जैसा कि हम एक दूसरे की मेंबरशिप सपोर्ट करते हैं, यूएनजीए में मेंबरशिप के लिए इंडिया को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है। अगर फॉरेन पॉलिसी जैसा कि WHO है, यूनिसेफ है, अगर कुछ एड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, इंडिया उठेगा वहां पे, इंडिया बोलेगा कि नेपाल में जरूरत है, भूटान में जरूरत है, वहां पे प्रोवाइड करें। तो इस तरह से ये फॉरेन पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जाते हैं। डिप्लोमेटिक वे में हर किसी को कॉन्क्वेस्ट कर रहा है इंडिया। तो ये बहुत अच्छी डिप्लोमेटिकल वे है, अच्छी टैक्टिक्स है इंडिया की। अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सॉफ्ट पावर के स्फीयर में, डोमेन में? तो अभी तक देखिए इंडिया ने एक पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन क्रिएट किया है MEA में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन 2006 में एक अलग से स्पेशल सेल क्रिएट कर दिया गया था कि डिप्लोमेसी डिवीजन किस तरह से हमें फॉरेन कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड रहना है। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च किया था इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। इसमें यही मकसद था इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का कि हम सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज जो भी है इंडिया की, और वो दूसरे कंट्री से किस तरह से कनेक्ट करिए, वो समझाया जा सके लोगों को, टूरिस्ट को। तीसरा, लुक इज पॉलिसी, मतलब अभी देखिए ये इंडिया है, ये जितने भी ईस्ट में लोग हैं, इंडिया ये चाह रहा था कि हमेशा से कि ईस्ट से ट्रेड बढ़ाया जा सके, यानी लुक करना है ईस्ट के तरफ। लेकिन ये पॉलिसी को चेंज करके इंडिया ने कहा एक्ट इज पॉलिसी। अब
तक बहुत देख ली, अब काम करना है, ट्रेड कॉमर्स रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ये सारी चीजें हैं अभी तक इंडिया ने जो की है। इसके अलावा भी इंडिया ने रिक्वेस्ट की है, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है, बजटरी एलोकेशन से ना बढ़ा दिया जाए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में, कि अगर ये ज्यादा बजट हुआ तो ज्यादा हमारे कल्चरली हम किस किस से कनेक्टेड थे, कौन से कंट्री से एंशियंट टाइम में कनेक्ट थे, वो सब बताया जा सके। और ये भी बताया जा सके कि इंडिया का सॉफ्ट पावर कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, ये सब पूरे वर्ल्ड को बताया जा सके। ये इसका मकसद था बजटरी एलोकेशन का आईसीसीआर में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 27। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट यूएसए है, सेकंड जर्मनी है, थर्ड यूके है एंड फोर्थ जापान है, चाइना फिफ्थ है। हमारे लिए तीन कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एक है यूएसए, सेकंड है यूके एंड थर्ड है चाइना। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की रैंक तो आपको पता ही होगा 27 है। अब बेसिकली क्वेश्चन ये है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स को कौन रिलीज करते हैं? इसको रिलीज किया जाता है यूके बेस्ड ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। पैरामीटर्स कौन से कंसीडर करते हैं? ये तीन पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं। एक है फैमिलियरिटी और रेपुटेशन, इन्फ्लुएंस, कि एक देश दूसरे देश के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस जमा के रखा है। ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है जब भी इंडेक्स रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एट डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि जितने भी कंट्रीज के साथ ट्रेड के डिस्प्यूट्स हो गए हैं उसको सॉल्व करना। लेकिन मसला ये हो गया, यूएस ने अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस को रोक रखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं और सुनवाई कोई सुनने के लिए है नहीं वहां पे। तो इसके चलते एक सप्लीमेंट्री डिवीजन क्रिएट किया गया कि हम डिस्प्यूट्स को कहां लेकर जाएंगे। वो सप्लीमेंट्री डिवीजन की बात की गई है ये पूरे आर्टिकल में। सम मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड MPIA मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन। ये इमरजेंसी बेसिस पे सुना जाएगा, कॉन्टीजेंसी यानी इमरजेंसी बेसिस पे ट्रेड डिस्प्यूट जो भी है वो सुना जाएगा। लेकिन इसके जो भी चीजें हैं वो मैंडेटरी होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जजेस नहीं है तो आप नहीं सुनना इनकी बात, ऐसा नहीं होगा। ये मैंडेटरी होंगे, बैंडिंग होंगे, एक दूसरे के ऊपर लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ना सुनवाई जैसा कोर्ट्स में होती है वैसा नहीं होगी, जैसा आमतौर पे WTO में देखने को मिलती है वैसा नहीं होगी। यहाँ पे म्यूचुअल अग्रीमेंट किया जाएगा, म्यूचुअल अग्रीमेंट किया जाएगा एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, आउट ऑफ द वे जाके कि क्या क्या चीजें हैं आप अपने आप रेटिफाइड करना, फिर बाद में अपील ली जाएगी। बेसिकली ये चीजें बाइंडिंग होती है और ये नोटिफाई भी दिया जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को। दो विल नॉट बी अडॉप्टेड एज अपीलेट बॉडी रिपोर्ट्स, ये अपीलेट बॉडी रिपोर्ट ही लेती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। लेकिन अगरचे कि वो लेती है अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, हम ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, MPIA रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को। ये अग्रीमेंट अब तक क्या है, यूरोपियन यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, चिली ने, इंडिया और यूएसए, दो इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये दोनों भी अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एट 50 यानी 50th एनिवर्सरी मना रहा है ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये फोर्स में आया था 1970 में और आज चल रहा है 2020, मतलब 50 साल हो गए हैं लोगों के। अब देखिए यूपीएससी में होता ये है, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम ले लेना आप, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 75 ईयर्स, 100 ईयर्स, इस तरह के इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इससे पहले आप देखें प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, एक ऐसी जगह है जहां पे 100 यूनिट्स कवर किए जाते हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा भर ले रहे हैं, 200 कर ले रहे हैं या 105 भी कर ले रहे हैं, तो ये कहलाती है प्रोलिफरेशन, बहुत ज्यादा। तो ये ट्रीटी न्यूक्लियर से संबंधित है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है कि न्यूक्लियर को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं कंट्रीज, तो वो चीजें रुकाया जा सके। एनपीटी का मकसद यही है कि लोगों को ये बताया जा सके कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहिए और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड हो रहा है उसको रोक सके, और लोगों में, मतलब पूरे कंट्रीज में, वर्ल्ड की कंट्रीज में ये प्रोमोट कर सकें कि कोऑपरेशन जो भी हो रहा है आपके दरमियान वो पीसफुल पर्पस के लिए है,
और न्यूक्लियर जितना भी आप यूज करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे अपनी कंट्री में, वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होगा, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। तो ये एनपीटी यही बता रही है, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो इसको डिसआर्मामेंट कर दो, उसको डिसमेंटल कर दो। ये मतलब है एनपीटी का। एनपीटी के जितने भी बातें होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, और एनपीटी को साइन किए हैं 191 स्टेट सो फार। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस थिंग। 5 ऐसे कंट्री से जो कि परमानेंट 5 कंट्रीज बोलते हैं हम, क्योंकि यूएनएससी में इन लोग की पोस्ट परमानेंट होती है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये परमानेंट कंट्रीज है। ये कंट्रीज न्यूक्लियर पोज कर सकती है, ये न्यूक्लियर एक्यूमुलेट करती है, कर सकती है। ये एनपीटी के प्रोविजंस इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोड्यूस कंट्री है। इनके अलावा भी इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, ये 4 कंट्रीज न्यूक्लियर अपने न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री से न्यूक्लियर बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। इंडिया पे जब बात आई, इंडिया, ये रीजन स्टार्ट ये इसलिए हुआ, इंडिया ने पोखरान फर्स्ट और पोखरान सेकेंड मिसाइल टेस्ट किया था, न्यूक्लियर मिसाइल्स। ये टेस्ट करने के बाद पूरा वर्ल्ड हिल गया था, और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए ये लोग लेकर आए थे एनपीटी। मैं बता दूं आपको, इंडिया की ये डिस्कवरी के साथ पूरा वर्ल्ड हिल गया था, और पूरे वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया कि एनपीटी लेकर आना है और इंडिया को साइन करवाना है। लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंडिया ने साइन नहीं करने के बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। तो अगर कल के दिन पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है, तो इंडिया तो खत्म ही हो जाएगा। तो इंडिया का रीजन ये था कि पाकिस्तान के पास है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर होगा। सेकंड, इंडिया का रीजन इंडिया ने ये दिया, अगर देखिए आप न्यूक्लियर का डिसमेंटल करना है, डिसआर्मामेंट करना है न्यूक्लियर वेपन्स, तो पूरे कंट्रीज से कहिए, P5 भी कंट्रीज एग्जेम्पशन में नहीं आना है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, ये सबको कह दीजिए कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, तब हम करेंगे। ये इंडिया ने कहा था। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का रिव्यू किया जाता है हमेशा 5 साल में एक बार। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब।